नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारी वीडियो जो सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसी से संबंधित है और ये 16वां वीडियो है हमारा। इससे पहले हम ऑलरेडी 15 वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे, जिसमें हमने प्रोडक्शन को कवर किया है, PPC को कवर किया है, ऑर्डर को कवर किया है, ऑर्डर प्लानिंग को कवर किया हुआ है, इसके अंदर हमने परचेज को कवर किया हुआ है और ये जो वीडियो है ये स्टोर से संबंधित है। तो ये जो 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम है इसमें हम लगभग हर डिपार्टमेंट को कवर करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक हमने रखा है नॉन मूविंग आइटम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन मूविंग आइटम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, किसको हम नॉन मूविंग आइटम कहेंगे, ठीक है। नॉन मूविंग आइटम को मॉनिटर करना ज़रूरी क्यों है, नॉन मूविंग आइटम जनरेट क्यों हो जाता है, वो हम इसमें समझेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर डेफिनेशन की, तो नॉन मूविंग आइटम ऐसे आइटम हैं जो पिछले 3 मंथ से, 6 मंथ से या 1 साल से, ये डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी पे। इन जनरल 6 मंथ रखा जाता है कि भाई 6 महीने से जो आइटम मेरी इस्तेमाल में नहीं आई, जो मैंने खरीदी तो लेकिन मेरे स्टोर में ऐसे के ऐसे ही पड़ी है, धूल खा रही है, उसको क्या मैं बोलूँगा, नॉन मूविंग आइटम बोलूँगा। कि ऐसा आइटम जो मूव ही नहीं कर रहा, वो हिल ही नहीं रहा, मतलब स्टोर में जगह लेके घेर के बैठा हुआ है, उसके अंदर मेरा पैसा फंसा हुआ है, जगह फंसी हुई है और वो मटेरियल हो सकता है रखे रखे ख़राब हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मूविंग आइटम। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमने कोई स्पेयर पार्ट खरीदा किसी मशीन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो 1 साल से काम ही नहीं आया, या हमने कोई FG बना दिया किसी कस्टमर के कहने पे, या कस्टमर ने कहा भी नहीं, ठीक है, कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया 1000 पीस का और हमने बना दिया 1500, यार ये तो ऑर्डर आएगा ही रिपीट, लेकिन 1000 के बाद वह प्रोडक्ट का ऑर्डर लौट के नहीं आया, तो वो क्या हो गए, हमारे 500 पीस क्या हो गए, नॉन मूविंग आइटम हो गए। 500 जो हो गए हमारे नॉन मूविंग आ गए, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वो है ओवर परचेजिंग। ओवर परचेजिंग, माल सस्ता मिल रहा है, ज़्यादा खरीद लो, ठीक है। 1 रुपये सस्ता मिल रहा है, 2 रुपये सस्ता मिल रहा है किलो में, टनों टन माल खरीदना है, खरीद लो। ये नहीं देखेंगे कि भाई उसमें आपने कितनी कैपिटल फंसा दी। और अगर वो इवन साइज़ है, यानी कि भाई बार बार रेगुलर ऑर्डर आ रहे, तो चलो ठीक है वो चल जाएगा, लेकिन वो पहली बार ही ऑर्डर आया तो हमें पता ही नहीं, तो हमने ज़्यादा परचेजिंग कर ली, तो वो मेरा मटेरियल स्टक हो गया, ठीक है। या हमने ये नहीं निकाला कि ये वाला जो स्पेयर पार्ट है ये तो कभी ख़राब ही नहीं होता, पहली बार ख़राब हुआ था किसी मशीन का और हमने उसकी एक इन्वेंट्री बना ली, यार आगे कभी भी ख़राब होगा मैं रख लूँ। जैसे तो ये घर पे अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरा टीवी है, उसका रिमोट ख़राब हो गया एक बार मेरा, और मैंने ला करके एक रिमोट एक्स्ट्रा रख लिया पहले ही कि भाई खराब होगा अगली बार तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है, वो ऐसी चीज़ है जो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी या कभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें रॉन्ग फॉरकास्टिंग कर लेते हैं, तो भी नॉन मूविंग जनरेट हो जाता है। लेकिन जैसे कि घर पे ही अगर हम बात करें कि सेल है, मुझे पता है कि महीने में या 15 दिन में कभी मेरे रिमोट का सेल वीक पड़ सकता है, कभी घड़ी का सेल वीक पड़ सकता है, तो मैं अगर 2 या 3 सेल अगर रख लूँ घर पे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर रात में ख़राब हो गया तो एकदम से भागना पड़ेगा, या सुबह सुबह कोई दिक्कत हुई तो एकदम से भागना पड़ेगा। ऐसे ही फैक्ट्री के केस में होता है कि हमको जो स्पेयर पार्ट रेगुलर ज़रूरत है, बार बार ख़राब हो रहा है, जैसे बेल्टें वेल्टें ख़राब हो जाती हैं, बेयरिंग ख़राब हो जाते हैं, उनको रखूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कंट्रोलर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मेरी मशीन 3 दिन खड़ी रही और मैंने कंट्रोलर आके रख लिया 1.5 लाख रुपए का, तो भैया कैसे चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है नॉन मूविंग जो है आइटम जनरेट हो जाते हैं। और क्या है, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, हमें पता ही ना हो हमारी कंपनी में कितना आइटम पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी नॉन मूविंग जनरेट हो जाते हैं। उसका इम्पैक्ट आता है सबसे बड़ा, तो क्या है भाई, ब्लॉक कैपिटल। जो लाला जी का जो पैसा है ना, वो इसके अंदर फंस जाता है, ठीक है। कि उन्होंने कोई सामान खरीदवा दिया, पैसे तो एम्प्लॉय की जेब से नहीं जा रहे, लाला जी की जेब से जा रहे हैं, तो लाला जी का इसके अंदर पैसा फंस गया नॉन मूविंग आइटम के अंदर। इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, स्टोरेज की कॉस्ट, या जगह घेर के बैठ जाता है, आइटम ख़राब हो सकता है रखे रखे, या मॉडल चेंज हो गया तो डिस्कार्ड हमने करना पड़ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं नॉन मूविंग आइटम के, जो है फैक्ट्री के अंदर होते हैं।
अब इसका क्या है कि आपको एक मंथली रिपोर्ट निकालनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप टॉप मैनेजमेंट में बैठे हो तो आपको स्टोर वालों से ये मंथली रिपोर्ट मांगनी ज़रूरी है कि मेरे क्या क्या नॉन मूविंग आइटम है, ताकि उस पर आप एक्शन ले सको। ठीक है ना, ठीक है भाई, गलती हो गई, खरीद लिया, जो भी हुआ, आइटम नॉन मूविंग हो गया, लेकिन अब उस पर हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेंगे? या तो उसको डिस्कार्ड करेंगे, स्क्रैप करेंगे, यार इसको बेचो, जगह खाली करो, कुछ पैसा लाओ, या फिर उसमें से कोई और दूसरा प्रोडक्ट निकल सकता है, कोई दूसरी आइटम निकल सकती है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे मॉनिटर करें नॉन मूविंग आइटम को मंथली बेसिस पे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है नॉन मूविंग आइटम रजिस्टर या शीट आ चुकी है। इसके अंदर आइटम कोड आना चाहिए। सबसे पहले क्या आइटम है, उसके बाद उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे कोड हो गया 1001। यहाँ आइटम कोई बेयरिंग हो सकता है। ठीक है, 6202 एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ मैं। कैटेगरी रॉ मटेरियल है, एफजी है, कंज्यूमेबल है, ये तो ये क्या है, ये कंज्यूमेबल है। ठीक है, या रिपेयर आइटम है। अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, इसकी हमने लाला जी के पैसे खर्च करा दिए और इसमें गलती से 50 पीस खरीदवा दिए। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, लास्ट इश्यू कब हुआ था ये वाला आइटम, ये लास्ट इश्यू हुआ था जी 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, दिन कितने हो गए इसको जब से अभी तक ये मूव नहीं किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं टुडे माइनस, ये हमने लगा दिया और इसको हम कर देते हैं नंबर। तो 434 दिन हो गए। ठीक है, कि जिस दिन 434 दिन से ये आइटम अपनी जगह से हिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू, सपोज एक बेयरिंग जो है 1000 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया जी 50,000 वैल्यू है। रीज़न फॉर होल्ड क्या है, नॉन मूविंग क्या है, कि जिस आइटम में ये लगता था वो उस आइटम हमारा एफजी का जो है ऑर्डर जिसके अंदर ये लगता था वो स्टॉप हो गया। ठीक है, अब इसमें आप सजेस्टेड एक्शन दे सकते हो कि भाई मैं क्या करूं, इसको लोकल मार्केट में जाके बेच आऊं। ठीक है, वो आप यहाँ लिखोगे, या इसको डिस्कार्ड कर दूं। तो इस तरीके से मंथली बेसिस पे हमने नॉन मूविंग आइटम की जो लिस्ट है उसको जनरेट करना है। उसको टॉप मैनेजमेंट, वो हमारा प्लांट हेड भी हो सकता है, वो ऑनर भी हो सकता है, उनको सबमिट कराना है। उस पर हर मंथ हमने एक्शन लेना है। और एज ए प्लांट हेड, एज ए टॉप मैनेजमेंट, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको स्टोर टीम से ये रिपोर्ट आपको मंथली बेसिस पे आनी चाहिए कि क्या क्या आइटम मेरे नॉन मूविंग पड़े हैं, टोटल कितनी वैल्यू है, कितने दिन से मूविंग पड़े हुए हैं। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं, या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडविन एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड,
5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख रही होंगी। तो एक तरीका है, आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है, 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन आ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।